हेलो एवरीवन। आप सभी का फिर से स्वागत है। ये एनसीईआरटी पॉलिटी का डिस्कशन है और आज का टॉपिक है न्यायिक सक्रियता अध्याय 20। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए, न्यायिक सक्रियता की जो अवधारणा है वो कहाँ से उत्पन्न और कहाँ विकसित हुई। तो याद रखिएगा, न्यायिक सक्रियता की जो अवधारणा है वो अमेरिका में उत्पन्न और विकसित हुआ। यह शब्दावली पहली बार 1947 में, याद रखिए, आर्थर सेलिंसर जूनियर, अमेरिकी इतिहासकार और शिक्षक थे, इनके द्वारा प्रयोग की गई। तो आर्थर सेलिंसर जूनियर के द्वारा जो है प्रयोग की गई। ठीक है। और न्यायपालिका के द्वारा कार्यपालिका व विधायिका के कार्यों में हस्तक्षेप किया जाए तो इसे न्यायिक सक्रियता कहा जाता है। न्यायिक सक्रियता का मतलब क्या है? न्यायपालिका के द्वारा कार्यपालिका और विधायिका के कार्यों में इंटरफेयर किया जाए तो इसे न्यायिक सक्रियता कहते हैं। भारत में न्यायिक सक्रियता का जो सिद्धांत है 1970 के दशक के मध्य में आया। न्यायमूर्ति वी आर कृष्ण अय्यर, न्यायमूर्ति पी एन भगवती, न्यायमूर्ति ओ चिनप्पा रेड्डी और न्यायमूर्ति डी ए देसाई ने देश में न्यायिक सक्रियता की नींव रखी। इनका नाम याद रखिएगा, कौन कौन? तो न्यायमूर्ति वी आर कृष्ण अय्यर, न्यायमूर्ति पी एन भगवती, न्यायमूर्ति ओ चिनप्पा रेड्डी और न्यायमूर्ति डी ए देसाई ने देश में न्यायिक सक्रियता की नींव रखी। न्यायिक सक्रियता का जो अर्थ है वो क्या है, इसके बारे में देख लेते हैं। न्यायिक सक्रियता का जो आशय है, नागरिकों के अधिकारों के संरक्षण के लिए तथा समाज में न्याय को बढ़ावा देने के लिए न्यायपालिका के द्वारा आगे बढ़कर भूमिका निभाना। दूसरे शब्दों में अगर बात करें तो इसका अर्थ है न्यायपालिका के द्वारा सरकार के अन्य दो अंगों, ये जो दो अंग हैं वह विधायिका और कार्यपालिका, तो न्यायपालिका के द्वारा सरकार के अन्य दो अंगों विधायिका और कार्यपालिका को अपने संवैधानिक दायित्वों के पालन के लिए बाध्य करना, इन पर जोर डालना, सरकार के विभिन्न अंगों के मध्य उत्पन्न विवादों का समाधान करना, मूल अधिकारों की रक्षा करना और संविधान की व्याख्या एवं संरक्षण न्यायपालिका के मूल कार्य हैं। परंपरागत रूप में अगर बात करें तो न्यायपालिका के द्वारा मूल अधिकारों की रक्षा के लिए विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया का प्रयोग किया गया, जबकि मेनका गांधीवाद 1976 में न्यायपालिका ने विधि की उचित प्रक्रिया को स्वीकार कर लिया, जो न्यायपालिका के कार्य प्रणाली में बड़े परिवर्तन का उदाहरण है। 1973 में केशवानंद भारतीवाद में उच्चतम न्यायालय के द्वारा संविधान के आधारभूत ढांचे का, बेसिक स्ट्रक्चर का विचार प्रतिपादित किया गया, जिसे न्यायपालिका ने संसद के संविधान संशोधन की जो शक्ति है इसको सीमित कर दिया। ठीक है। और कहा कि संसद संविधान के मूलभूत ढांचे में संशोधन नहीं कर सकती है, बेसिक स्ट्रक्चर में जो है संसद जो है वो संशोधन नहीं कर सकती है। 1980 के दशक से, कब से? 1980 के दशक से भारत की न्यायिक प्रणाली में एक महत्वपूर्ण सकारात्मक परिवर्तन देखा गया। न्यायपालिका के द्वारा वादी प्रतिवादी न्याय की प्रक्रिया में परिवर्तन करते हुए सुने जाने के अधिकार, न्यायपालिका में पहुंचने का जो अधिकार है इसका विस्तार किया गया और इसी प्रक्रिया में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप जनहित याचिका या सामाजिक हित याचिका का जन्म हुआ और इसके अंतर्गत कोई तीसरा व्यक्ति भी समूह के अधिकारों की रक्षा के लिए न्यायालय में जा सकता है, तीसरा व्यक्ति भी। देखिए, इसके बाद अगर बात करें तो न्यायिक सक्रियता की जो अवधारणा है जनहित याचिका की अवधारणा से निकटता से जुड़ी हुई है। ठीक है। और सर्वोच्च न्यायालय की न्यायिक सक्रियता के कारण जनहित याचिकाओं की संख्या बढ़ गई है। दूसरे शब्दों में अगर बात करें तो जो पीआईएल है, जनहित याचिका जो है वो न्यायिक सक्रियता का परिणाम है। वास्तव में पीआईएल या जनहित याचिका न्यायिक सक्रियता का सबसे लोकप्रिय स्वरूप है। न्यायिक सक्रियता का जो औचित्य है इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। ठीक है। डॉक्टर बीएल वधेरा के अनुसार अगर बात किया जाए, किसके अनुसार? डॉक्टर बीएल वधेरा, इनके अनुसार अगर बात किया जाए तो नागरिक अपने अधिकारों और आजादी के लिए न्यायपालिका की ओर देखते हैं। जब इनके अधिकार और आजादी की जो बात आती है तो इनका रुख कहां होता है? न्यायपालिका की ओर। तो न्यायपालिका की ओर ये अपना रुख करते हैं और न्यायपालिका पर जो पीड़ित है, न्यायपालिका पर क्या होता है परिणाम स्वरूप? न्यायपालिका पर पीड़ित जनता को आगे बढ़कर मदद पहुंचाने का भारी दबाव होता है। तो न्यायपालिका पर किस तरह का दबाव होता है? तो पीड़ित जनता, जो जनता पीड़ित है,
इनको आगे बढ़कर मदद पहुंचाने का जो है न्यायपालिका पर भारी दबाव होता है। न्यायिक उत्साह यानी न्यायाधीश भी बदलते समय के समाज सुधार में भागीदार जो है बनना चाहते हैं। तो न्यायिक उत्साह यानी न्यायाधीश भी बदलते समय के समाज सुधार में भागीदार बनना चाहते हैं। इससे जनहित याचिकाओं को हस्तक्षेप के अधिकार के अंतर्गत जो है प्रोत्साहन मिलता है। विधायी निर्वात, अगर बात करें तो विधायी निर्वात ऐसे कई क्षेत्र हो सकते हैं जहां विधानों का अभाव है, इसीलिए न्यायालय पर ही यह जिम्मेदारी आ जाती है कि वह परिवर्तित सामाजिक जो जरूरत है, सामाजिक जो नीड है, इन सामाजिक जरूरतों के हिसाब से विधायन का कार्य करे। प्रसिद्ध संविधानविद सुभाष कश्यप ने ऐसी कुछ मतलब कि आकस्मिकताओं की चर्चा की है। ये जो आकस्मिकताएं हैं वो क्या क्या है, देखिए इन पर चर्चा की गई। जब न्यायपालिका अपने समान क्षेत्राधिकार को लांघकर ऐसे क्षेत्र में दखल दे जो कि विधायिका या कार्यपालिका का क्षेत्र हो सकता है। जब विधायिका अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन करने में विफल हो गई हो। एक त्रिशंकु विधायिका जिसमें किसी दल को बहुमत न मिला हो, इसकी स्थिति में जब सरकार कमजोर व असुरक्षित हो और ऐसे निर्णय लेने में असक्षम हो जैसे किसी जाति या समुदाय या अन्य समूह के अप्रसन्न होने का खतरा हो, तब ऐसे मुद्दों को संदर्भित कर दिया जाता है। और जहां विधायिका और कार्यपालिका नागरिकों के मूल अधिकारों जैसे गरिमापूर्ण जीवन, स्वास्थ्यकर परिवेश का संरक्षण करने में विफल हो या कानून एवं प्रशासन को एक ईमानदार, कार्यकुशल एवं न्यायपूर्ण व्यवस्था देने में विफल हो। जब संवैधानिक विधि का मजबूत सर्वसत्तावादी संसदीय दल वाली सरकार के द्वारा जो सर्वसत्तावादी जो संसदीय दल वाली जो सरकार है, इनके द्वारा गलत नियत या उद्देश्य से दुरुपयोग हो रहा हो, तो जैसे कि आपातकाल के दौरान हुआ था, तो ये सभी जो है याद रखिएगा। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो कह सकते हैं कि जो ऐसे कई क्षेत्र हो सकते हैं विधायिका निर्वात के जहां विधानों का अभाव है, और इसीलिए जो न्यायालय है इस पर यह जिम्मेदारी आ जाती है कि वह परिवर्तित सामाजिक जरूरतों के हिसाब से जो है विधायन का कार्य करे। और सुभाष कश्यप का जो मतलब कि जो आकस्मिकताओं की जो चर्चा है आप देख सकते हैं, इन्होंने किसके बारे में जो है चर्चा की, किस तरह से की। इसके बाद देखिए हमारा नेक्स्ट सेशन होगा जनहित याचिका। इसके बारे में नेक्स्ट सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी के लिए इतना ही। आप अपना प्रतिक्रिया देते रहिए, आपके प्रतिक्रियाओं का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। और मैं बता दूं कि कुछ लोग लगातार जो है हमारे साथ बने हुए हैं, अपनी प्रतिक्रियाएं देते रहते हैं, बेहद खुशी होती है। प्लीज आप लोग जो है अपना प्रतिक्रिया देते रहिए, और हो सके तो जो चैनल का लिंक है, जो वीडियो का लिंक है, आप शेयर करते रहें। क्या पता कि आपके द्वारा जो है कुछ जरूरतमंदों को इससे हेल्प मिल जाए। तो आप प्लीज आप लोग शेयर करते रहिए। और जिन लोगों ने अभी तक पीडीएफ नहीं लिया, अगर आपको पीडीएफ की जरूरत है तो आप पीडीएफ ले सकते हैं। इसके लिए टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप या चैनल के कम्युनिटी बॉक्स में जाना होगा, वहां पे इसके रिगार्डिंग में इंफॉर्मेशन को शेयर कर दिया गया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। अभी के लिए इतना ही।